हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई व्हिच लिक्विड हैव ए हायर वेपर प्रेशर 90 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड A and B are 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई हमें दो लिक्विड दिए हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और उनके हमें क्या दे दिए, बॉइलिंग पॉइंट दे दिए। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमसे क्या पूछा है, एक हमें कॉमन बॉइलिंग दे दिया 90 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर हमसे पूछा है कि इन दोनों लिक्विड हैं, जो लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, किसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एक चीज हम देखें, जो हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखी है, उससे हमें एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब उसको ब्रेक होने में क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। जब ब्रेक होने में टाइम लगा होगा तो इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, उसका स्ट्रांग होगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसको ब्रेक होने में कम टाइम लगा होगा। तो जब ब्रेक होने में कम टाइम लगा होगा तो इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब हम क्या, जो हमें कॉमन टेम्परेचर दे रखा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम देखेंगे तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वीक वाला है तो उसकी वेपर ज्यादा बनेंगी इन कंपैरिजन टू जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर जल्दी क्रिएट होंगी, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी वेपर देर में क्रिएट होंगी। तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई कि लिक्विड ए की 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या वेपर जल्दी बनेंगी। तो जब वेपर जल्दी बनेंगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लिक्विड बी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड ए will have higher vapor pressure। किस लिक्विड का हायर वेपर प्रेशर होगा, लिक्विड ए का। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, जो हमारे क्या राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। जब राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते तो जो राउल्स लॉ की क्या थी, इक्वेशन थी, उसको भी ओबे नहीं करेंगे। तो P is not equal to P naught A x A plus P naught B x B। अब हमसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक पूछिए। अगर हम जब ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते तो हमारी क्या थी, डेल्टा V मिक्सिंग, मतलब वॉल्यूम का जो हम जब मिक्स करेंगे तो वो आएगा नॉट इक्वल टू 0। आइडियल में क्या आता था, इक्वल टू 0, और नॉन आइडियल में क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर जब हम हीट की बात करेंगे तो डेल्टा H मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स की बात करेंगे तो इंटरेक्शन फोर्स ऑफ ए बी फर्स्ट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होगा योर थर्ड। ए बी, ए और बी और बी नॉट इक्वल टू ए और बी। जो इंटरेक्शन जो हमारे सॉल्यूट के बीच में लग रहा होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में लग रहा होगा, और जो इंटरेक्शन हमारे क्या सॉल्यूशन में लग रहा होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो कोई सी भी हमने कितनी बतानी, 3, तो कोई सी भी हम क्या 2 लिख सकते हैं। डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an
द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस X then the pressure of gas double at the same temperature is. तो अब हमारे पास देखो, सबसे पहले कोई एक गैस सॉल्यूशन करते हैं, हमें क्या दे रखा है, कोई अननोन गैस हमारी क्या है, X है, और उसका वेपर प्रेशर क्या दे रखा है, 2.5 बार, तो P बराबर कितना दे रखा है, 2.5 बार, और उसका मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है, X गैस का 0.04। तो हम राउल्स लॉ से एक जानते हैं, P बराबर P नॉट, X मतलब गैस की बात कर रहे हैं, और X गैस, तो P बराबर कितना दे रखा है, 0.5 बराबर P नॉट बराबर कितना दे रखा है, वैल्यू नहीं दे रखी, X से बराबर क्या दे रखा है, 0.04। इक्वेशन नंबर इसको दे दिया हमने 1। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है X गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस डबल। अब यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 2 into 2.5, और X जो हमारी क्या है, गैस, इसको गैस मान लेते हैं, उसकी वैल्यू हमसे क्या कैलकुलेट कराइए। तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर P नॉट डैश X डैश गैस। P की वैल्यू कितनी है, 2 into 2.5 ओवर P नॉट X डैश गैस। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दे किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2, तो करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2.5 ओवर 2 into 2.5 बराबर P नॉट इंटू 0.04 ओवर P नॉट इंटू X डैश गैस। P नॉट से P नॉट कर गया, 2.5 से 2.5 हो गया, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, X डैश गैस बराबर 0.08 बार। क्या मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो बार मतलब नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो कितना आ गया, 0.08। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी कांस्टेंट Kh फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 into 10 की पावर 5 millimeter Hg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 millimeter Hg. अब हमसे क्या हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, हेनरी कांस्टेंट, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, KH, कितनी दे रखी है, 4.27 into 10 की पावर 5 मिलीमीटर Hg। और हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट बेंजीन अंडर, क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, P की वैल्यू वो कितना, 760 मिलीमीटर Hg। अब हमसे कैलकुलेट कराइए सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन। कैलकुलेट कराइए। अब हम क्या हेनरी लॉ से, किससे, हेनरी लॉ से क्या जानते हैं, P बराबर KH इंटू X मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब इसको कन्वर्ट करते हैं प्रेशर इंटू KH इंटू सॉल्युबिलिटी, क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी। तो
वाला फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं, यहाँ। तो P बराबर KS, सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, तो सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी बराबर क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी बराबर P ओवर KH, वैल्यू पुट कर दे, P की वैल्यू कितनी है 750 और KH की वैल्यू कितनी है 4.27 इंटू 10 की पावर 5। ये वाले दोनों पॉइंट इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 176, 760, 4.27 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, इधर देखो, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.78 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या हो गया आंसर, सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, यही हमसे क्या कैलकुलेट कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why are aquatic species more comfortable in cold water in comparison to warm water? कि जो जितनी भी aquatic species हैं वो cold water में रहना क्या करते हैं, प्रेफर करती हैं इन कंपेयर टू warm water। अगर हम किसकी बात करें, aquatic species की बात करें, तो उन्हें ब्रीथिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो अगर जैसे कोई हम मान के चलते हैं कोई सी वगैरह है तो उसमें वाटर होगा और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, डिजॉल्व होगी। तो डिजॉल्व यहाँ साइड में लिख लेते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, किसमें मिलेगी, ऑक्सीजन गैस जो मिलेगी वो किसमें, वाटर में डिजॉल्व मिलेगी। और जब डिजॉल्व मिलेगी तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर जब ये वाटर कैसा होगा, कोल्ड होगा, कैसा होगा, कोल्ड होगा, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक रिलेशन होता है किसका, सॉल्युबिलिटी का और टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, या सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल द टेम्परेचर। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये रीजन है। अब क्या हमारा जब वार्म वाटर होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन जो गैस जो डिजॉल्व है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन हमारे जो एक्वाटिक स्पीशीज है उनको क्या ब्रीथिंग के लिए किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की। जब उनको वार्म वाटर में ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, सॉल्युबिलिटी कम मिलेगी, तो वो कंफर्टेबल को फील नहीं करेंगे। अगर हम क्या टेम्परेचर को कम कर दें, वाटर का टेम्परेचर कम कर दिया तो कोल्ड वाटर हो गया, तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो जो हमारे एक्वाटिक स्पीशीज है वो कैसा फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। देखो जो लिखा हुआ है उसको देखो, aquatic species require dissolved oxygen for breathing। aquatic species को ब्रीथिंग के लिए किसकी रिक्वायर होती है, ऑक्सीजन की। as solubility of gases decreases with increase of temperature। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन समर, मतलब समर में क्या मिलती है, लेस समर में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है देन इन विंटर, विंटर के कंपैरिजन में। Hence they feel more comfortable in water when the solubility of O2 is higher।
जहां पर उनको क्या सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, तो उस फेज में वो क्या करेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल को फील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन राउल्स लॉ एंड हेडनी लॉ। मतलब दोनों जो लॉ है हमारे राउल्स लॉ एंड हेडनी लॉ, उन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है। अगर हम बात करें किसकी, राउल्स लॉ की, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड। तो अगर कंपाउंड हमने ए लिया है तो किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। और अगर हम क्या बात करें, P बराबर तो P नॉट A इंटू एक्स ए, प्योर वेपर प्रेशर आ जाता है कांस्टेंट, और लेकिन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। अगर यहीं पर हम बात करें किसकी, हेडनी लॉ की, वो क्या होता है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो P बराबर क्या आ जाता है, KS इंटू एक्स, मोल फ्रैक्शन के। अगर दोनों में सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों ही लॉ हमारे अप्लाई होते हैं किसके लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। अगर क्या है, कोई सॉल्यूशन है उसमें दोनों में क्या वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसी के लिए क्या होते हैं, ये दोनों लॉ हमारे क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। सेकंड अगर बात करें तो इसमें वेपर प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के, और हेडनी लॉ में भी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो एक बार देखो, द सिमिलरिटी बिटवीन राउल्स लॉ एंड हेडनी लॉ इज दैट बोथ राउल्स लॉ एंड हेडनी लॉ अप्लाई टू वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। किसके लिए अप्लाई होते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए अप्लाई होते हैं। किसमें, किसी एक सॉल्यूशन में अगर कोई वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है तो राउल्स लॉ भी अप्लाई हो सकता है और हेडनी लॉ भी अप्लाई होगा। सेकंड हमारी सिमिलरिटी है बोथ लॉ स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये थी हमारी क्या सिमिलरिटी थी, किसके बीच में, राउल्स लॉ के बीच में और हेडनी लॉ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड H and pure liquid Y at 25 degree centigrade are 120 millimeter Hg mercury and 160 millimeter mercury if equal moles of X and Y are mixed to form ideal solution. Calculate the vapor pressure of solution. हमसे क्या कैलकुलेट करवाया, क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन P बराबर P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। अब गिवन दैट लिख लेते हैं इधर साइड में, गिवन दैट प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर की बात करिए तो P नॉट एक्स, एक्स की फॉर्म में लिख लिया तो क्या कितना दे रखा है, 120 मिलीमीटर मरकरी Hg, P नॉट Y कितना दे रखा है, 160 मिलीमीटर Hg। अब हमसे क्या कह दिया, x और y के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, तो x बराबर हम मान लेते हैं 1 मोल और y बराबर हम मान लेते हैं 1 मोल। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो x बराबर मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x 1 ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x अपॉन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y, तो 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 1 अपॉन 2। तो सेम हम y के लिए निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ y, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y, तो 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 1/2। मोल फ्रैक्शन x का कितना हो गया 1/2, मोल फ्रैक्शन y का कितना हो गया 1/2। अब यहाँ हमें एक x और y की फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ क्या कर ले x और यहाँ क्या कर ले x और यहाँ y और यहाँ पर y। P नॉट x की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 इंटू
एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई 1/2 प्लस P नॉट बाई प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बाई का कितना दे रखा है 160 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई कितना आया 1/2 कट कर दिया 60 प्लस कट किया तो 80 ऐड किया तो कितना आ गया 140 मिलीमीटर HG। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 140 मिलीमीटर HG। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ Na2SO4 जिसका मोलर मास दे रखा है हमें कितना 142 ग्राम मोल इनवर्स वाज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ ए वाटर assuming Na2SO4 complete undergoing complete ionization Kv for water दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हमसे क्या कैलकुलेट कराया है क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है वो लगाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीवी बराबर जब कंप्लीट आयनाइजेशन की बात करें तो हमें क्या लगाना पड़ेगा I इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू। अब हमें जो वैल्यू दे रखी है उनको लिख लेते गिवन दैट देन 2 ग्राम ऑफ Na2SO4 मतलब ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूट मतलब Wg की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 ग्राम। मोलर मास मतलब Mg की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 142 ग्राम मोल इनवर्स। नेक्स्ट हमें दे रखा है उसको डिसॉल्व किया जाता है 50 ग्राम ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट Wa की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 ग्राम। नेक्स्ट हमें Kv की वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और हमें क्या बता दिया Na2SO4 जो है वो Na2SO4 उसका क्या हो रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव नेगेटिव। अगर यहाँ से I की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 2Na के बने और 1 किसका बना SO4 का। तो I इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करते हैं। I की वैल्यू कितनी है 3 इंटू Kv की वैल्यू 0.52 Wg की वैल्यू 2 इंटू 1000 ओवर Mb की वैल्यू 142 इंटू Wa की वैल्यू 50। 0 से 0 कट 5 से कट किया तो कितना 20 टाइम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 0.44 केल्विन। ये किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा टीवी की। अब हमें डेल्टा टीवी हमें क्या निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी बराबर टीबी माइनस के टी नॉट दे। जहां पर टीवी क्या है इधर साइड में लिख लो टीवी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टी नॉट बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर यहाँ पर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट हमारा क्या है वाटर। तो टी नॉट वी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हमें केल्विन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 273 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 373 केल्विन। अब वैल्यू पुट कर दे डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या है 0.44 प्लस टीवी की वैल्यू हमें फाउंड आउट करनी है और टी नॉट वी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना आया माइनस से 373 केल्विन। इसको इधर लिया है तो टीवी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 373 प्लस 0.44 ऐड कर दे 373.44 केल्विन।
किसकी वैल्यू आ गई, TVB। तो ये क्या था, TV बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी आ गई, 373.44 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास है यूरिया का कितना, 60 ग्राम मोल इनवर्स, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। और आर की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 0.082 atm केल्विन जूल इनवर्स मोल इनवर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर को हमसे कैलकुलेट कराया है। तो सॉल्यूशन डालते हैं। वॉन्स ऑफ इक्वेशंस हमारी क्या होती है, इक्वेशन पाई बराबर C/2। C क्या है यहाँ पर, मोलरिटी। C क्या है, मोलरिटी। तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डाल लेंगे गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम किसमें, मिलीलीटर में, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, मोलरिटी के। पाई बराबर वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, WV इंटू RT ओवर MV इंटू V इंटू 1000। अब हमें जो गिवन दे रखा है उनकी वैल्यूओं को लिखते हैं। गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका मीन्स देखते हैं, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अगर यूरिया की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना हो जाएगा, या मास ऑफ यूरिया हो जाएगा हमारा 5 ग्राम। और ये हमेशा अगर कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात आए तो ये हमेशा किसमें दिया होता है, W/V, मास अपॉन वॉल्यूम में। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 100 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 मिलीलीटर। तो 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का क्या मतलब है, 100 मिलीलीटर में 5 ग्राम यूरिया क्या है, प्रेजेंट है। तो ये किसका मतलब है, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। वैल्यू पुट करते हैं, WB की वैल्यू कितनी है, 5, R की वैल्यू कितनी है, 0.082, T की वैल्यू कितनी है, 300 ओवर MB की वैल्यू कितनी है, हमें दे रखी है मोलर मास 60 इंटू V की वैल्यू कितनी है हमारी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000। मल्टीपल करना पड़ेगा किससे, 1000 से, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से ये वाली 0 कट, 6 से कर देंगे तो कितनी बार, 5 बार। तो आंसर हमारा आ जाएगा जब मल्टीपल करेंगे 20.525 और क्या आ जाएगा, यूनिट ATM। प्रेशर की बात कर रहे तो ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका मोलर मास दे रखा है 176 ग्राम मोल इनवर्स, टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और KF की वैल्यू दे रखी है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हमसे क्या कैलकुलेट कराया है, मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। M यहाँ पर हमारी क्या होती है, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, किलोग्राम में। अगर हम इसको ब्रेक करके लिखना चाहें
तो m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट की बात करें तो WV ओवर MB इंटू M WA, और WA किसमें, अगर ग्राम में तो मल्टीपल करना होगा 1000 से। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, m का। वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा टीवी बराबर KV इंटू WV इंटू 1000 ओवर MB इंटू WA। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब WV की वैल्यू निकालनी है, ये ऊपर KB ऊपर। WV बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा TV इंटू MB इंटू WA ओवर KB इंटू 1000, यही हुआ। अब हमारे पास सब और लिख लेते हैं गिवन जो हमें दे रखा है, गिवन डेट। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम देख लेते हैं हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है। WV की हमसे वैल्यू कैलकुलेट कराई है, तो MV की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 176 ग्राम मोल इनवर्स। और हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब WA की वैल्यू कितनी, 75 ग्राम, और इट्स लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है डेल्टा TB 1.5, और KF की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सबकी वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दे। डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू MB की वैल्यू देखो कितनी है, 176, WA की वैल्यू कितनी है, 75 ओवर KB की वैल्यू कितनी है, 3.9 इंटू 1000, पॉइंट से पॉइंट कट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5.077 ग्राम। किसकी वैल्यू आ गई, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Visart took 2 aqueous solution, one containing 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका मोलर मास है 60 ग्राम मोल इनवर्स, एंड द अदर सॉल्यूशन अदर कंटेनिंग 42.75 ग्राम ऑफ सबस्टेंस Z in 100 gram of water respectively. It was observed that both solution froze at the same temperature. दोनों सॉल्यूशन क्या है, वो सेम टेम्परेचर पर हमारे क्या हो रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ Z, तो हमसे कैलकुलेट क्या कराया है, मोलर मास ऑफ Z। तो सॉल्यूशन करते हैं, जो हमें दे रखा है गिवन डेट लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन डेट, हमें एक सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्यूशन A, और यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन B। जो सॉल्यूशन A है उसमें क्या है, 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया, तो 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया मतलब WV की वैल्यू कितनी दे दी, 7.5 ग्राम, और वो कहती है 100 ग्राम वाटर में दोनों क्या है, डिसॉल्व है, तो WA की वैल्यू कितनी हो गई, 100 ग्राम। और अगर सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो क्या, कोई सबस्टेंस हमारा Z है, तो WZ बराबर कितना दे रखा है, 42.75 ग्राम, और WA की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 100 ग्राम। अब हमसे क्या बोल दिया कि वो दोनों जो सॉल्यूशन है वो सेम टेम्परेचर पर क्या हो रहे हैं, फ्रोज हो रहे हैं, मतलब फ्रीज हो रहे हैं। जब फ्रीज हो रहे हैं तो डेल्टा TF मतलब सॉल्यूशन 1 का, और डेल्टा TF किसका, सॉल्यूशन 2 का, दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए लगाते हैं डेल्टा TF बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, KF इंटू WV इंटू 1000 ओवर MB इंटू MB ओवर WA। अब सॉल्यूशन B के लिए लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर
KF into WB over 1000 over MB into MB over WA। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कह दिया, TF और TF दोनों के क्या है, बराबर। जब बराबर है तो डेल्टा TF बराबर, तो क्या हो जाएगा, KF मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट, इसको दे दो नाम इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा TF और डेल्टा TF क्या है, दोनों के बराबर। तो जब ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे, KF इंटू WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू WA बराबर KF, यहाँ इसे डैश से डिनोट कर देते हैं सब कुछ, ठीक है, तो थोड़ा अंतर पता पड़ जाएगा। KF इंटू W डैश B इंटू 1000 ओवर इसको भी डैश कर देते हैं, तो MB डैश इंटू WA डैश, KF डैश और KF डैश भी क्या होंगे, आपस में बराबर, तो कट 1000 से 1000 कट, WA की वैल्यू दोनों में क्या है, 100 100, तो ये कट। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ देखो WB की वैल्यू कितनी है, 7.5 ओवर, MB की वैल्यू कितनी है, 60 बराबर, WB की वैल्यू कितनी है, 42.75 और MB की वैल्यू हमें, MB डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। MB डैश बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 42.75 मल्टीपल बाई 60 डिवाइडेड बाई 7.5, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 342 ग्राम मोल इनवर्स। MB डैश ये क्या है हमारा, मोलर मास ऑफ जेड, मोलर मास ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 342 ग्राम मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या देखते हैं हम, टू डिफरेंस देखते हैं। तो हमारा आंसर होगा, इधर हम क्या डाल लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और दूसरी साइड हम क्या डाल लेते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट तो हमारा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ओबे राउल्स लॉ, ये क्या करते हैं, राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। अगर हम नॉन आइडियल की बात करें तो डू नॉट ओबे, इसको दे दो 1 और यहाँ डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो जो राउल्स लॉ इक्वेशन होती है हमारी क्या, P बराबर P नॉट A X A बराबर प्लस P नॉट B X B। तो जब राउल्स लॉ को ओबे करेंगे तो जो हमारी क्या राउल्स लॉ इक्वेशन है उसको भी ओबे करेंगे। जब हमारे क्या राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, जो हमारी इक्वेशन होती है P बराबर P नॉट A X A प्लस P नॉट B X B, तो उसको भी क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। तो नॉट P नॉट इक्वल टू P नॉट X P नॉट A X A प्लस P नॉट B X B। अगर सेकंड डिफरेंस की बात करें तो हमारा क्या, डेल्टा V मिक्सिंग क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन में, इक्वल टू 0, लेकिन हम किसकी बात करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। थर्ड अगर हम बात करें किसकी, डेल्टा H मिक्सिंग की, तो वो भी कितनी होती है आइडियल सॉल्यूशन में, इक्वल टू 0। अगर नॉन आइडियल में बात करें तो डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। एक हमारा फोर्स होता है, अगर हम किसकी बात करें, इंटरेक्शन फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें, और
इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्यूट वो बराबर होगा इंटरेक्शन फोर्स ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे सॉल्यूशन के बीच जो पार्टिकल्स हैं उनके इंटरेक्शन फोर्स के। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो इंटरेक्शन फोर्स ऑफ ए और इंटरेक्शन फोर्स ऑफ सॉल्यूट नॉट इक्वल टू इंटरेक्शन फोर्स ऑफ सॉल्यूशन। ये पार्टिकल्स के बीच में जो हमारा क्या होगा इंटरेक्शन फोर्स होगा वो नॉट इक्वल होगा किसके, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फोर्स के। अगर हम यहीं पर एग्जांपल की बात कर लें आइडियल सॉल्यूशन की तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन और क्लोरो और ब्रोमो इथेन। अगर नॉन आइडियल के एग्जांपल की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। अगर हम क्लोरोइथेन और क्लोरोमीथेन की बात करें, इथेन की बात करें तो इनके बीच क्या होगा, जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बाद में बात करें, एसीटोन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो क्लोरोफॉर्म है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा अगर हम इन दोनों को मिक्स करके कोई एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दें। ये था डिफरेंस हमारा किसमें, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। अगर हम किसकी बात करें, मोलरिटी की बात करें तो इधर एक साइड में लिख लेते हैं मोलरिटी और दूसरी साइड में लिख लेते हैं हम मोलालिटी। अगर हम मोलरिटी की बात करें तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के क्या है, डिसॉल्व है, वो हमारी क्या कहलाएगी, मोलरिटी। अगर मोलरिटी की बात करें तो ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट में जितने हमारे नंबर ऑफ मोल्स क्या है सॉल्यूट के प्रेजेंट है वो हमारी कहलाएगी मोलरिटी। और मोलरिटी में किसकी बात होती है, वॉल्यूम की बात होती है। मोलरिटी में किसकी बात होती है, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात होती है। अगर यहीं पर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें, जो हमारी मोलरिटी होती है वो क्या होती है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर मोलरिटी की बात करें तो डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर हम इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पर इनकी यूनिट की बात करें तो मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और यूनिट किसकी बात करें, हम मोलरिटी की यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है मोल पर केजी। ये था हमारा डिफरेंस किसमें, मोलरिटी में और मोलरिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड सेपरेटेड फ्रॉम बाय ए SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये कह रहा है अगर कोई ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम कहा सॉल्यूशन की साइड लगा देते हैं तब क्या होता है। अगर कोई हमारा क्या हो रहा है, सॉल्यूशन है और
वो क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो इधर हमारा क्या होगा, प्योर सॉल्यूशन, और इधर हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। इधर हमारा क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट। अब ये कह रहा है कि अगर ऑस्मोटिक का प्रेशर होगा तो हमें क्या ऑस्मोसिस को क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा। स्टॉप करना होगा मतलब जो हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होगा, जो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट के पार्टिकल किसकी तरफ जा रहे होंगे, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। उसी को हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम ऑस्मोटिक से प्रेशर ज्यादा हम किधर लगा रहे हैं, सॉल्यूशन की साइड में। प्रेशर ऑलवेज, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी हम सॉल्यूशन साइड में प्रेशर लगाते हैं, अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं सॉल्यूशन साइड में, तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की साइड जाएगा। तो जो इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो क्या, उनको स्पेस चाहिए होगा, वो क्या करेंगे, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे किधर की तरफ, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा भी यही है, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड मोर देन osmotic pressure of the solution, then the molecules from the solution side pass through the HCM to the solvent side। जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो किधर से, सॉल्यूशन साइड से HCM के थ्रू आने लगेंगे किधर, सॉल्वेंट साइड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% NaCl solution. What happens if we place blood cells in a solution container? अगर ब्लड सेल जो है हमारी आइसोटोनिक होती है किससे, 0.9% NaCl solution से, अगर हम उसको प्लेस कर रहे हैं किसमें, 1.2% NaCl solution में, और सेकंड कह रहे हैं 0.4% NaCl सॉल्यूशन, तो ब्लड सेल्स में क्या इफेक्ट होता है। तो हम एक चीज अगर देखें, कोई हमारा ये सॉल्यूशन है जिसका क्या है, उसकी कंसंट्रेशन है 1.2% NaCl से ज्यादा, और जो हमारी क्या है ब्लड सेल है उसकी कंसंट्रेशन है वो हमने उसमें डाल दी, उसकी कंसंट्रेशन है 0.9 NaCl सॉल्यूशन के बराबर। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो 1.2% NaCl सॉल्यूशन किसका काम करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। किसका काम करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। अब जब हम इसमें ब्लड सेल्स को डाल देंगे तो जो हमारे अभी हमने यहाँ समझा, जो ऑस्मोसिस होता है तो उसमें क्या, जहां पर हायर सॉल्वेंट होते हैं वो मूव करने लगते हैं किसकी तरफ, लोअर सॉल्वेंट की तरफ। और अगर हम बात करें तो लोअर कंसंट्रेशन की टर्म में बात करें तो लोअर कंसंट्रेशन किधर की तरफ, हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या मूव करने लगते हैं। अगर कंसंट्रेशन की टर्म में करें, अगर सॉल्वेंट की टर्म में करें तो क्या जाएगा, हायर सॉल्वेंट जाता है लोअर सॉल्वेंट की तरफ। अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो लोअर कंसंट्रेशन जाती है हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो सेम प्रोसेस ऑस्मोसिस का है। अब यहाँ पर सेम ऑस्मोसिस इसमें लगेगी 0.9%। अगर इसमें बात करें तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, 0 इन कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा होगा, लेकिन 1.2% NaCl में सॉल्वेंट क्या होगा, वो कम होगा अगर दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अभी बताया जो सॉल्वेंट का क्या है, जो सॉल्वेंट जाएगा हायर टू लोअर जाएगा। तो अब जो हमारी सेल में सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगेंगे किसमें, सॉल्यूशन की साइड में। जब सॉल्यूशन की साइड में मूव करने लगेंगे तो जो सेल है उसमें से सारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। जब लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, या हमारी सेल सुकड़ जाएगी। तो फर्स्ट हमारा यही है,
When blood cells are placed in the solution, water flow out of the cell. जो सेल का जो वाटर है वो क्या सॉल्यूशन की साइड आने लगेगा, दे श्रिंक, और सेल हमारी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी या श्रिंक हो जाएगी। अब सेकंड केस को लेते हैं। हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.5% है, और हमने क्या किया, इसमें हमने अपनी क्या डाल दी, ब्लड सेल्स डाल दी जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.9% है। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो 0.4% वाला सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया तो यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में सॉल्वेंट कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट हायर टू लोअर जाते हैं, तो सॉल्यूशन की साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ आने लगेंगे, ब्लड सेल में। जब ब्लड सेल में आने लगेंगे तो सेल हमारी क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी या फूल जाएगी। तो देखो सेकंड केस यही है, when blood cells are placed in the solution, water flows into the cell. water कहाँ जाने लगेगा, सेल में जाने लगेगा, और this cell, और सेल हमारी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved per liter of solution has an osmotic pressure of 4.98 bar at 300 Kelvin. If the osmotic pressure of solution is 1.52 bar at same temperature, what would be its concentration? कोई एक हमें ग्लूकोज दे रखा है और एक दूसरा सॉल्यूशन दे रखा है, तो उनका क्या कह दिया, उनका टेम्परेचर सेम है और उनके ऑस्मोटिक प्रेशर हमको दे रखे हैं, और हमसे जो सॉल्यूशन है उसकी क्या पूछिए, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कराया है। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ हम किसके लिए, ग्लूकोज के लिए लिख लेते हैं, और यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन है उसके लिए लिख लेते हैं, जो अदर सॉल्यूशन है हमारा उसके। अगर हम ग्लूकोज के लिए बात करें तो WV की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 36 ग्राम पर लीटर, मतलब वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, वो 1 लीटर, और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4.98 बार। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है पाई, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो पाई 2 की वैल्यू 1.52 बार, और हमसे क्या कंसंट्रेशन C की वैल्यू को कैलकुलेट कराया है, और दोनों का टेम्परेचर हमसे क्या बोल दिया, इसको मान लेते हैं T2 और इसको मान लेते हैं T1। दोनों का टेम्परेचर अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें टू क्वेश्चन, T1 बराबर है हमारा किसके, T2 के, तो ये वैल्यू कितनी है 300 केल्विन, और ये भी कितनी है 300 केल्विन। तो हमें वांट ऑफ इक्वेशन पता है, पाई बराबर CR2, तो T बराबर क्या हो जाएगा, पाई ओवर CR2। तो T1 के लिए पाई 1 C1 R1, T2 के लिए निकालेंगे तो पाई 2 C2 R2। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई 1 C1 R1 बराबर पाई 2 C2 R2, R दोनों की वैल्यू समान सेम होंगी तो कट गया, तो पाई 1 C1 बराबर पाई 2 C2। C1 की वैल्यू मतलब क्या है, मोलरिटी, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर, तो C1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 36 ओवर 180। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे और क्या आ जाता है, 1 लीटर है तो यही आ जाएगा 36 ओवर 180। वैल्यू पुट करते हैं, पाई 1 की वैल्यू कितनी है 4.98, C1 की वैल्यू कितनी है 36 ओवर 180, पाई 2 की वैल्यू कितनी है 1.52 ओवर C2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 4.98 इंटू 180 ओवर 36 इंटू 1.52 बराबर C2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या
1.52 into 36 over 4.98 into 180. कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.061 मोलरिटी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 0.061। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन एट 373 Kelvin, the vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture at 26 gram of heptane and 35 gram of octane? हमें क्या हेप्टेन और ऑक्टेन दे रखा, उनका मास दे रखा है, तो हमसे क्या टोटल जो मिक्सचर बनना उसका क्या कैलकुलेट कराया? वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन करते हैं। हेप्टेन का WS लिख लें और ऑक्टेन के लिए WO लिख लें, मतलब वेट ऑफ हेप्टेन और वेट ऑफ ऑक्टेन। तो कितना दे रखा है? 26 ग्राम। और ऑक्टेन की बात करें तो कितना दे रखा है? 35 ग्राम। अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें हेप्टेन का तो क्या हो जाएगा? C7H16। अगर ऑक्टेन का देखें तो C8H18। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन WH over MH। और WH हमें कितना दे रखा है? 26। और अगर हम MS को कैलकुलेट करेंगे, मतलब इनको जोड़ देंगे तो मोलर एटॉमिक मास को जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो आएगा 100। तो आ जाएगा हमारा मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन 0.6 किसमें? हेप्टेन में। सेम हम किसमें निकालें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, तो क्या आ जाएगा? 35 दे रखा है मास, और अगर हम इसका मोलर मास निकालेंगे तो 114। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.31 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ गए हमारे पास? ऑक्टेन। अब हम क्या निकाल लें? मोल फ्रैक्शन XH और XO, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। जब हेप्टेन किसका निकालना है? हेप्टेन का, तो 0.26 over 0.26 plus 0.31 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.45। जब हम ऑक्टेन का निकालेंगे 0.31 plus 0.26 plus 0.31 तो कितना आ जाएगा? 0.54। अब आइडियल सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? C बराबर P0A XA प्लस P0B XB। अब हमें लिक्विड क्या दे रखे हैं? हेप्टेन और ऑक्टेन। तो यहाँ क्या कर दे? H, और यहाँ क्या आ जाएगा? H, और यहाँ O, और यहाँ O। तो प्योर जो हमें क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर दे रखा है दोनों लिक्विड के कंपोनेंट का। तो हेप्टेन का कितना दे रखा है? 105.2 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना आया? 0.5 प्लस वेपर प्योर वेपर प्रेशर कितना दे रखा है? 46.8 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना आया? 0.54। मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, अगर हम क्या करेंगे? मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो आएगा, हम मल्टीपल करके ऐड करेंगे तो आएगा 73.43 किलोपास्कल। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 73.43 किलोपास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. मतलब कोई हमारा क्या है? सॉल्यूशन है वाटर, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल मिला हुआ है 1 मोलर सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल बना हुआ है, तो उसका हमसे क्या वेपर प्रेशर को
कैलकुलेट करा है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन से हम क्या जान गए कि इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, 1 मोल। और अगर हम क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 100,000 ग्राम। अब हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, P नॉट माइनस PA ओवर P नॉट बराबर F। P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P नॉट को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बराबर होता है हमारा, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और x भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हमें सबसे पहले क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करना होगा, xb। वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 तो हमारे सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो वाटर का गिवन मास कितना दे रखा है, 1000, मोलर मास की बात करें तो 18। तो XB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.017। XB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.017। आगे कैलकुलेट करते हैं। P नॉट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12.3 माइनस से PA ओवर 12.3। XB की वैल्यू कितनी है, 0.017। कैलकुलेट करेंगे तो PA की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, 12.03 किलो पास्कल, जो हमें निकालनी थी, क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।